तेजस्वी यादव से फैसिनेट हैं कि राजद से, पहले क्लियर करिए। ऑफ कोर्स तेजस्वी यादव जी राजद की एक चेहरा है। लालू प्रसाद यादव आज के डेट में वो भी थे, लेकिन मैं अपना नेता मैं तेजस्वी यादव जी को मानती हूँ। और मैं अगर आरजेडी ज्वाइन की हूँ तो मैंने तेजस्वी यादव जी के लिए ज्वाइन किया है। फिर करिए डिफाइंड अपने नेता को। लोग कहते हैं कि वो 9वीं फेल हैं, बिहार को कैसे चलाएंगे, जवाब दीजिए। लोकतंत्र में पहले तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कोई डिग्री होनी चाहिए, और इस पे मैं ये कहूंगी कि जो लोग वो कहते हैं वो पहले तो जाकर के प्रधानमंत्री के बारे में भी पता कर ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी डिग्री बहुत अच्छी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं क्योंकि वो तेजस्वी जी से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। रघुवंश बाबू का अंदर का कहानी यही था। अब आप ये बोल देंगे कि वो स्वर्ग में चले गए हैं तो मैं उन पर बात नहीं करूंगा। कांग्रेस वाले नाराज चल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव उनको सही सीट नहीं दे रहे हैं। माले की स्थिति यही है। तेजस्वी यादव बड़े भाई की भूमिका में महागठबंधन में उसी वक्त रह सकते हैं जब वो अपने सहयोगी पार्टियों को खुश रख सके। बताइए। कह रहे हैं कि वो पत्र रघुवंश बाबू ने नहीं लिखा था। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने जितना उनको देखा है, जितना मैंने समझा है, मैं उसको डिनाई करती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को 5 साल और थोड़ा अनुभव लेना चाहिए, तब अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि पिछला ही जो 5 साल बीत गया, देर हो चुकी है। पिछले 5 साल में ही उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। देर हो चुकी है इनफैक्ट। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा के चंद दिन पहले अपनी तैयारी करते हैं, और हम लोग वो आरजेडी के सिपाही हैं जो डे 1 से तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल फिट हैं, तैयार हैं बिल्कुल, और संघर्ष चाहे जो हो, चैलेंजेस जो हो, सबको एक्सेप्ट कर लिया है हम लोगों ने। एक आंकड़ा ये है कि 1992 से लेकर 2004 तक ऑफिशियली लगभग 35,000 किडनैपिंग हुए। मैं जानता हूं कि ये 2 लाख के आसपास है क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। तो क्या वो जंगल राज फिर वापस नहीं आएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप उन आंकड़ों को तो आप बता रहे हैं। आप अभी इन 15 साल वाले आंकड़े आप एक मैं आपको क्यों बताऊं? जब मैं जदयू के प्रवक्ता के बगल में बैठूंगा तो उनके आंकड़े बताऊंगा। आप राजद की प्रवक्ता हैं, राजद को आप यहाँ पे डिफेंड कर रही हैं, तो मैं आपकी बात आपसे करूंगा। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मैं बताऊं कि नीतीश कुमार का एक अच्छा काम। ऐसे मत बोलिए, रोड तो बनवाए हैं जी। लालू जी कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल ऐसा चिकन रोड बनवा देंगे। फिर वो कहते थे कि पुलिस वाला सब गांव में नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए रोडवा नहीं बनवा रहे हैं। तो रोड तो बनाए हैं। आप बताइए। आप एक बार, मुझे लगता है कि भाई आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे क्षेत्र चलिए। अगर आपके कमरा ना टूट जाए तो आप मुझे बताइएगा कौन सी रोड की बात कर रहे हैं आप। वो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री आवास के सामने वाले रोड की बात कर रहे हैं। जिस दिन किसान पूरा भारत बंद करने को आतुर थे, उस दिन बिहार के मधेपुरा से एक तस्वीर आई थी। एक मोहतरमा ट्रैक्टर के ऊपर बैठी हुई थी, पैरों में अच्छे लफ्जों में कहूं तो स्नीकर्स था। हम बिहारियों के लिए जूता ही होता है। बाकी एक पत्रकार साहब भी बगल में बैठे थे। हमने भी पता किया तो पता चला कि इनका नाम सारिका पासवान है। इन पर रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि इनको चैलेंजेस पसंद है, इसीलिए इन्होंने राजद ज्वाइन किया है। फिलहाल ऑफिशियली ये राजद की प्रवक्ता हैं। बाकी बातचीत करने के लिए हमने इनको बुलाया है और आज इनसे सब कुछ पूछ लिया जाएगा कि राजद कैसी पार्टी है, टिकट को लेकर इनका क्या विचार है, असल में राजद को ज्वाइन करने का मकसद क्या था, और सबसे जरूरी सवाल कि इनके एम्बिशन क्या है। क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब एक महिला एक्टिव राजनीति में आती है तो वो क्या सोचती है, उसके ख्यालात क्या होते हैं। भूमिका लंबी हो गई, आप चाह रहे होंगे कि इनसे एक बार आपका तारुफ करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ना सीख गई नेता बनके। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे भारतीय संस्कार हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं हाथ आजकल जोड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना टाइम है, अदरवाइज तो हम चरण स्पर्श करते हैं। अच्छा जी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बकबक क्यों कर रहा हूँ, तो सीधा इनसे ही बात करते हैं। और पहला सवाल यही रहेगा कि राजद में ऐसी क्या खास बात थी जो आपने चली गई आप उस तरफ? राजद के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी एक यूथ है, एंड आप देख रहे होंगे कि आए दिन उनकी पब्लिसिटी, उनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रही है। खास करके युवाओं में तो एक अलग ही उनको लेकर के क्रेज है, एक ऑरा है उनका। लोग जुड़ रहे हैं हर दिन, फेसबुक हो, ट्विटर हो, और या फिर अन्य भी जो भी माध्यम है उससे भी आकर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। ये उनका एक क्रेज है अलग तरह की। रही बात मेरा उनसे फैसिनेट होने का, तो मैं बहुत दिनों से उन्हें नोटिस कर रही थी, उनके कार्य को मैं देख रही थी। तेजस्वी यादव से फैसिनेट हैं कि राजद से, पहले क्लियर करिए।
ऑफ कोर्स तेजस्वी यादव जी राजद की एक चेहरा है। लालू प्रसाद यादव आज की डेट में वो भी थे, लेकिन मैं अपना नेता मैं तेजस्वी यादव जी को मानती हूँ। और मैं अगर आरजेडी ज्वाइन की हूँ तो मैंने तेजस्वी यादव जी के लिए ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह की वो चीजें लेकर के सामने आ रहे हैं, जिस बेबाकी से वो आकर के अपने पूर्व में जो भी आरजेडी में जो कह रही लूप पॉइंट थे, उनके लिए वो माफी भी मांग रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव एक व्यक्ति सोच के आता है जब पार्टी में, तभी ये इतनी हिम्मत होती है वो आकर के एक्सेप्ट करने की। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो तेजस्वी यादव जी की, जो मुझे लगता है कि कोई भी आकर फैसिनेट होगा और वो जुड़ेगा। और आज आप देख लीजिए बहुत तादाद में लड़कियां, औरतें, यूथ आकर के जुड़ रही है पार्टी से। तो ये ऑफ कोर्स उनका ही वो क्रेज है। हमारे साथी अंकित कहते हैं कि ये सब बातें गुड बुक की होती हैं। बाकी एक बात बताइए, प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग मिलता है क्या इतना अच्छा बोलने के लिए? बिल्कुल नहीं, प्रवक्ताओं की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। हमारी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन 2-4 मुलाकातों में शायद ये देख लिया उन्होंने कि ये बोल सकते हैं या संभाल सकती हैं या पत्रकारों के प्रश्नों को झेल सकती हैं। क्योंकि हम जब ऑन स्पॉट होते हैं तो हम लोग चूंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं तो प्रहार बहुत हमें झेलने होते हैं। तरह तरह के प्रश्न, ऊट पटांग प्रश्न जो होते हैं वो पत्रकार हम पे उड़ेलते रहते हैं और हम बचते रहते हैं। बिल्कुल आप समझ लीजिए फायरिंग होती है, हम खुद को उससे बचाते हैं। तो वो एक कला होती है जो मुझे लगता है कि बॉर्न होता है, वो उसकी ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फिर करिए डिफाइंड अपने नेता को। लोग कहते हैं कि वो 9वीं फेल हैं, बिहार को कैसे चलाएंगे? जवाब दीजिए। लोकतंत्र में पहले तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कोई डिग्री होनी चाहिए। और इस पे मैं ये कहूंगी कि जो लोग वो कहते हैं वो पहले तो जाकर के प्रधानमंत्री के बारे में भी पता कर ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी डिग्री बहुत अच्छी नहीं है। तेजस्वी जी जो कर रहे हैं तो उनसे लगता है कि वो बहुत परिपक्व हैं। वहाँ डिग्री कोई मायने नहीं रखती है, कोई सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। और सर्टिफिकेट की बात अगर हम आकर के निकले तो बिहार में आप देख लीजिए कितने नौजवान है, युवा है जो एमबीए और इंजीनियरिंग की डिग्री करके भी ठेला चला रहे हैं। तो ये तो काबिलियत की बात होती है। अगर आप सिर्फ पेपर और क्वालिफिकेशन आपको मैटर करता है, सिर्फ डिग्री मैटर करती है, तो आप क्या बात करेंगे उन ठेला चलाने वाले मजदूरों के बारे में और तेजस्वी जी के बारे में? मुझे लगता है कि वहां पे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और दूरदर्शिता मैटर करती है और तेजस्वी जी बहुत इसमें आगे हैं, बहुत। अब दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं क्योंकि वो तेजस्वी जी से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। रघुवंश बाबू का अंदर का कहानी यही था। अब आप ये बोल दोगे कि वो स्वर्ग में चले गए हैं तो मैं उन पर बात नहीं करूंगा। कांग्रेस वाले नाराज चल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव उनको सही सीट नहीं दे रहे हैं। माले की स्थिति यही है। तेजस्वी यादव बड़े भाई की भूमिका में महागठबंधन में उसी वक्त रह सकते हैं जब वो अपनी सहयोगी पार्टियों को खुश रख सकें। बताइए। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से शुरू करूंगी। उपेंद्र कुशवाहा जी जब हमारे पार्टी में थे तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, हर चीजें उन्हें बहुत स्वीकार्य थी। वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए और जब इंसान बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है तो वो क्या करता है ना कि कमियां निकालना शुरू करता है। तो आप अभी देख लीजिए, पिछले बार भी उनका परफॉर्मेंस बहुत जीरो था, शून्य था। अब आप कहते हैं कि मुझे इतना जगह चाहिए, इतनी मुझे सीटें चाहिए, आप उन सीटों को जीतने में सक्षम नहीं है। तो वो वहां पे जब कमजोर हुए तो उनको लगा कि अब सामने वाले की कमजोरी मुझे दर्शानी चाहिए। ये उपेंद्र कुशवाहा का चैप्टर वहां क्लोज्ड हो गया। अब अगर हम बात करें रघुवंश बाबू की, रघुवंश बाबू और लालू प्रसाद यादव जी की दोस्ती आप कह सकते हैं वीरू और जय वाली दोस्ती थी। आज तक उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो ये स्थिति इतनी जड़ियों ने करी कि ये प्रश्न चिन्ह उन पे लगाया। वरना आपने देखा होगा रघुवंश बाबू का जो लास्ट स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था मैं राजनीति से संन्यास तो जरूर ले लूंगा लेकिन मैं पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। और मरते दम तक उन्होंने यही किया। वो जो पत्र जो हवा जो फ्लॉट कर रहा था सोशल मीडिया पे, उसकी कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं थी। आप देखिए चंद आप कह रहे हैं कि वो पत्र रघुवंश बाबू ने नहीं लिखा था? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने जितना उनको देखा है, जितना मैंने समझा है, मैं उसको डिनाई करती हूँ। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि वो कर ही नहीं सकते हैं, वो चीजें हो ही नहीं सकती है। लास्ट स्टेटमेंट आप देखिए ना, उन्होंने ये कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन मैं कभी राजद नहीं छोड़ूंगा। और आप शुरू से लेके अंत तक की अगर आप बात देखें, अगर उनकी जो भी उनका सफर रहा है, तो कहीं भी आप देखेंगे कि वो हमेशा आरजेडी के साथ खड़े रहे हैं। ये तो कुछ स्वार्थी या फिर स्वार्थवश जो होती हैं जो भी चीजें बनी उस टाइम में, मैं उन सबों पे टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, रघुवंश बाबू जीते जीते जब तक जिंदा थे आरजेडी के साथ थे और वो उन्हीं ख्वाब और उन्हीं साथ के साथ ही वो इस दुनिया से गए। और हमारा मान सम्मान और उन्हें हम बहुत ही, पूरी आरजेडी का परिवार जो है उन्हें बहुत मिस करता है, नो डाउट। आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को 5 साल और थोड़ा अनुभव लेना चाहिए, तब अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए?
मुझे लगता है कि पिछला ही जो 5 साल बीत गया, देर हो चुकी है। पिछले 5 साल में ही उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। देर हो चुकी है इनफैक्ट। अब तो बहुत जल्द में उन्हें मुख्यमंत्री का पद संभालना चाहिए और जो उन्होंने बदलाव सोचे हैं बिहार में, उन्हें वो देना चाहिए। जो संकल्प उन्होंने लिया है युवा के लिए, औरतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, उस सभी पे उन्हें वर्क कर देना चाहिए। ऑलरेडी इट्स टू लेट नाउ, इट शुड बी स्टार्ट नाउ। मधेपुरा से हैं आप, क्या है आपकी महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा की ही तरह? मैं उपेंद्र कुशवाहा की तरह महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, और महत्वाकांक्षा रखना गलत बात नहीं है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू नो। आप अगर किसी विचारधारा या सिद्धांत को आप आड़े ला करके किसी भी तरह के दोषारोपण शुरू करते, तब वहां पे दिखता है कि आपकी महत्वाकांक्षा गलत है। लेकिन अगर आप अपने सिद्धांत और विचारधारा के साथ किसी पार्टी से जुड़ते हैं, किसी संगठन से जुड़ते हैं और उस पर आप कायम रहते हैं, तो वो आपकी महत्वाकांक्षा सही होती है। और मुझे लगता है कि आप अभी, मैं बहुत जल्दी होगा अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलूं तो, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने दीजिए। अगर आरजेडी में अगर 2 लोग कोई बचेंगे तो वो मैं और तेजस्वी यादव जी ही होंगे। मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हैं आप? नहीं, मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है कुछ विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा के चंद दिन पहले अपनी तैयारी करते हैं, और हम लोग वो आरजेडी के सिपाही हैं जो डे 1 से तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल फिट हैं, तैयार हैं बिल्कुल। और संघर्ष चाहे जो हो, चैलेंजेस जो हो, सबको एक्सेप्ट कर लिया है हम लोगों ने। और देखिए आप, हम लोग किला फतह करेंगे बिल्कुल। अब थोड़ा ये बता दीजिए आप हमको, आसान सा सवाल है कि अगर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ना होते तो वो इतना राजनीति में सक्रिय हो पाते? अगर मैं आपको इसको सिंपल से अपने ऊपर लेकर के जवाब दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, और बहुत कम समय में मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने आरजेडी में इतना जगह पाया है, मैं स्पोक पर्सन बनी हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक मेरी मेहनत भी है, आप वो कह लीजिए। मेरे अंदर वो स्पार्क है, मैं मानती हूँ ऐसा, जो मैंने उसके बल पे ये पाया है। और इससे कहीं ज्यादा मैं तेजस्वी जी में देखती हूँ वो सारी चीजों। राजनीति को तो वो कह लीजिए उनके खून में है, बचपन में उन्होंने देखा। कहते हैं ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून काइंड ऑफ। तो ही इज बॉर्न विद द पॉलिटिकल फैमिली थॉट एंड ऑल एवरीथिंग। जो चैलेंजेस वो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो काफी है उनके। एक स्ट्रेट, एक 1 लाइन आंसर में मैं दे सकती हूँ कि उनमें वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छे राजनीतिक में होनी चाहिए। अब कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। आप लोग की पार्टी को लोग जंगल राज कहकर संबोधित करते हैं, मतलब आपकी विपक्ष वाले। एक आंकड़ा ये है कि 1992 से लेकर 2004 तक ऑफिशियली लगभग 35,000 किडनैपिंग हुए। मैं जानता हूं कि ये 2 लाख के आसपास है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। तो क्या वो जंगल राज फिर वापस नहीं आएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? आप उन आंकड़ों को तो आप बता रहे हैं, आप अभी इन 15 साल वाले आंकड़े आप एक बार। मैं आपको क्यों बताऊं? जब मैं जदयू के प्रवक्ता के बगल में बैठूंगा तो उनके आंकड़े बताऊंगा। आप राजद की प्रवक्ता हैं, राजद को आप यहाँ पे डिफेंड कर रही हैं, तो मैं आपकी बात आपसे करूंगा। हम मोदी जी नहीं हैं। तो आप अभी देख लिए ये 15 साल के सरकार में किडनैपिंग, रेप, बलात्कार जितनी बढ़ी है, वो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन लोगों ने। जो ये जंगल राज कह करके हल्ला मचाते थे, ये कुशासन की सरकार जो है ना, ये 15 सालों में इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भ्रष्टाचारियों की सरकार है ये। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल जो है ना, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये जितने अभी आप देख लीजिए, घोटालों में ये तकरीबन 60 घोटालों में ये भरे पड़े। 5 घोटाले का नाम बताइए। सृजन घोटाला ले लीजिए, हर घर जल नल घोटाला ले लीजिए, मेडिकल घोटाला ले लीजिए। आप देखिए ये जो हुआ है कि एक महिला 8 महीने में उसने 7 बच्चों को जन्म दे दिया, उसका लाभ उसने प्राप्त कर लिया। 60 साल की औरतों ने 4 महीने में 3 बच्चों को पैदा कर दिया। ये वही मेडिकल घोटाला है। जो हर स्त्री को बच्चे जनने के बाद जो राशि मिलती थी, वो राशि वाला घोटाला है ये, जो नीतीश कुमार के। और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके से शोषण हो रहे हैं इस शासन में, और कोई बोलने वाला नहीं है। आश्चर्य होता है मुझे। आप अभी भी पिछले 15 साल को लेकर बैठ रहे हैं। आप देख लीजिए पिछले 15 सालों में ये चीजें नहीं हुई जो इस शासनकाल में हुआ है। ये दुखद है, असहनीय है, और आज जनता इससे बहुत तकलीफ में है। और इस देखिए
अब इसको नकार चुकी है। नीतीश कुमार को जनता, यूथ, महिलाएं, आप ग्राउंड पे जाकर देखिए, रिपोर्टिंग लीजिए आप लोगों से। आज वो बैठे हुए एसी वाले कमरे में और सोच रहे हैं कि उन्हें सैलाब उनको समर्थन में आने वाला नहीं, गलत फहमी है उनकी। आज उनकी हिम्मत नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी को आपने देखा बाढ़ में वो जाकर के कभी किन्हीं लोगों से मिलने का काम किया है उन्होंने? कोरोना में किसी हॉस्पिटल में देखा आपने जाके किसी भी बीमार से उन्हें पूछा होगा कि आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं कुछ। वो पूछेंगे क्या जाकर के उन लोगों से? आज वो अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है उन्होंने, क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो लोगों के बीच में जाकर के उनके प्रश्नों का वो जवाब दे सके। चलिए अब थोड़ा नॉर्मल सवाल, पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुनिए आप? हाँ, ये कोई उड़ता हुआ पंजाब टाइप की है बंदी। मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना है, बट हाँ वो कुछ पहले दिन मैंने देखा था एज ए सीएम उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया था एज ए प्लूरल पार्टी की समथिंग। वुमेन्स डे के दिन 8 मार्च को। तो आपने नहीं सुना है? सुना है, आई हर्ड अ लिटिल बिट, बट मैंने बहुत स्टडी नहीं किया उनके बारे में। ये आखिरी सवाल रहेगा, 2 सवाल इसमें जोड़ रहा हूं। नीतीश कुमार का एक अच्छा काम बता दीजिए और अंतिम में बता दीजिए कि राजद अगर आएगी तो सारिका पासवान क्या वादा कर रही हैं कि राजद बिहार को क्या देकर जाएगी? ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मैं बताऊं कि नीतीश कुमार का एक अच्छा काम। ऐसे मत बोलिए, रोड तो बनवाए हैं जी। लालू जी कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल ऐसा चिकन रोड बनवा देंगे, फिर वो कहते थे कि पुलिस वाला सब गांव में नहीं पहुंच पाएगा इसीलिए रोडवा नहीं बनवा रहे हैं। तो रोड तो बनाए हैं। आप बताइए। आप एक बार मुझे लगता है कि भाई आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे क्षेत्र चलिए, अगर आपके कमरा ना टूट जाए तो आप मुझे बताइएगा कौन सी रोड की बात कर रहे हैं आप? वो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री आवास के सामने वाली रोड की बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ बहुत अच्छा रोड है, वहाँ आप स्केटिंग भी कर सकते हैं जाकर के। आप चाहें तो जो मर्जी आप वहाँ पे, आपको दरी और चटाई की जरूरत नहीं पड़े, आप वहाँ सो भी सकते हैं। बस वही रोड अच्छा है। वो वहां से लेकर 1 किलोमीटर की जो दूरी वाली रोड है ना, आप बाकी रोडों में जाके देखिए क्या स्थिति है। गड्ढे हैं बड़े बड़े, ट्रक और कारें ना लगभग उलटने को हैं, बाइक वाले तो रोज ही गिर रहे हैं। वो तो स्थिति ये रोडों की है। एक अच्छे काम नहीं है जो मैं नीतीश कुमार के बारे में एक भी नहीं। एक अच्छा उन्होंने जरूर एक स्लोगन दिया था, नीतीश मी। लोग जब धोखा खाते थे तो कहते थे ही नीतीश मी। दैट इज द ओनली वर्क जो मैं कह सकती हूँ उनके बारे में। बड़े ही अच्छे धोखेबाज हैं वो। अगला सवाल लास्ट, अगर राजद वापसी करती है तो क्या हो? पहले तो मैं बता दूं, राजद इस बार एकदम वापसी कर रही है। पिछले बार भी वापसी की थी, हमने मौका दिया था नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का। तो इस बार तो डेफिनेटली वापस आ रही है, और इस बार वापस आ रही है तो वो बिल्कुल तय है कि हम बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं, शिक्षा में क्षेत्र में हम सुधार कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स हम सुधार करने वाले हैं। ये तमाम चीजें जो हमारी बिहार की जनता जो है अभी झेल रही है, उन सब चीजों से हम उसे निजात दिलाने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर जब आपने कहा तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आ गई। चुनाव जब आप जीत जाएंगे तो फिर एक बार जरूर मिलेंगे। ये सारिका पासवान थी, मैं प्रशांत राय हूं। नेताओं का काम विपक्ष पर ताना कसना है, प्रवक्ताओं का काम बड़े जोर से कहना है कि उनके नेताओं ने उनके लिए बहुत काम किया है, और हमारा काम आंख में आंख डालकर सवाल पूछना है जो हम पूछते रहते हैं। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।